नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, घटना चक्र की ओर से आने वाली है करंट अफेयर्स की मैगजीन अभी फ़िलहाल जो आगामी हमारे एग्ज़ाम है बीपीएससी वगैरह, इसको ध्यान में रख करके लाई गई है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो यूपी बीसीएस के समय में आएगा। तो इस मैगजीन में राष्ट्रीय परिदृश्य से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और उससे संबंधित जो भी अन्य तथ्य रहेंगे उनको भी हम साथ में कवर करते चलेंगे। हमें इस पूरी मैगजीन की जो टू द पॉइंट चीज़ें हैं, ये नहीं कि हम लाइन बाय लाइन चीज़ों को याद करेंगे। ना ही लाइन बाय लाइन चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और ना ही इसमें लिखी गई हर बातों को हमें याद भी रखना है। जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हमें कवर करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का एक जनपद है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, और उस जगह का क्या नाम है? जेवर। इसी के नाम पे इसको जेवर एयरपोर्ट भी कहते हैं या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कब किया गया था? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उस समय वहाँ पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी मौजूद थे। कब? 28 मार्च 2026 को। 28 मार्च 2026 को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण तो किया गया था, लेकिन पहली फ्लाइट कब स्टार्ट हुई? 15 जून 2026 को। और जब पहली फ्लाइट स्टार्ट हुई तो उसमें 170 किसान थे। ये वही लोग हैं जिनकी भूमि पर ये एयरपोर्ट बनाया गया है, और 170 किसानों में 28 महिला किसान भी शामिल थी। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये जो जेवर एयरपोर्ट है, ये पूरी तरीके से ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होता है कि जब कोई आप नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो उसे कहते हैं ग्रीन फील्ड एयर इन्वेस्टमेंट। अब इस तरीके से अगर देखें तो जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट हो गए हैं 17। कितने हो गए? 17 एयरपोर्ट हो चुके हैं। ठीक। अब एक चीज़ और आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको बनाया किसने है? तो यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल, दो कंपनियों ने मिल करके इस एयरपोर्ट को बनाया है। अब अगर आप ध्यान से समझो तो ठीक है, ये तो रही बात यूपी की। तो बिहार के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है कि बिहार में आप देखेंगे यहाँ पर दो इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं। एक है आपका गया एयरपोर्ट, और दूसरा कौन सा है? जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पटना। एक वर्ड आप देख रहे हैं बार बार आ रहा है, नोएडा। तो नोएडा का मतलब क्या होता है? नोएडा का मतलब है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओखला जो जगह है वो दिल्ली में है। तो जब ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया था, और जब इस इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होने लगा, तो इस इंडस्ट्रियल एरिया को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में शिफ्ट किया गया। उसी के नाम पर ये बन गया न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसका शॉर्ट नेम क्या है? नोएडा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है नोएडा और ये है ग्रेटर नोएडा, और ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये पूरा आता है गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। इतनी बातें क्लियर हो गई? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी। अहमदाबाद का जो मेट्रो रेल परियोजना है उसमें एक नया चरण को मंजूरी मिल गई है बनाने के लिए, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है? 6.032 किलोमीटर है, 6.032 किलोमीटर। और इस तरीके से टोटल मिला करके जो अहमदाबाद गांधीनगर में सक्रिय मेट्रो रेल नेटवर्क की टोटल लंबाई है वो 77.63 किलोमीटर हो जाएगी। इसके अलावा और इसमें कुछ याद रखने वाली चीज़ नहीं है, परेशान मत होना बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा। अभी हाल फिलहाल में 15 से 20 मई 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 देशों की यात्रा किया था, जिसमें से 4 यूरोपीय देश हैं और एक देश है हमारा संयुक्त अरब अमीरात। 4 यूरोपीय देश कौन कौन से हैं? नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। इन 4 देश यूरोपीय देश और एक यूनाइटेड अरब अमीरात या संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा किया था। इसको शॉर्ट में भी आप देख सकते हैं। जो यूएई है इसकी कैपिटल कहाँ पर है? इसकी कैपिटल है अबू धाबी। नीदरलैंड की एम्स्टर्डम, स्वीडन की स्टॉकहोम, नॉर्वे की ओस्लो और इटली की राजधानी रोम है। ठीक, याद रखना इन चीज़ों को। अब चलिए, इनमें हर देश
जब वो गए तो क्या समझौते हुए, क्या हमारे लिए याद रखने वाली चीज़ है, उसको हम देख लेते हैं। पहली है यात्रा संयुक्त अरब अमीरात की। पहले चरण में वो संयुक्त अरब अमीरात पहुंचते हैं और वहाँ के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात किया। तो ध्यान रखना, जो यूएई है, शॉर्ट नेम क्या है संयुक्त अरब अमीरात का? यूएई। भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। व्यापार के मामले में आप देखेंगे तो तीसरे नंबर पे आता है यूएई। और अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखेंगे तो सातवां सबसे बड़ा सोर्स है इंडिया में इन्वेस्टमेंट का। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हमारे देश में जो क्रूड ऑयल आता है, कच्चा तेल आता है, उसके रिक्वायरमेंट का लगभग 11% और एलपीजी का लगभग 40% यही पूरा करता है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। समझ रहे हैं? चौथा सबसे बड़ा सोर्स है क्रूड ऑयल का। क्लियर है इतनी बातें? इसके अलावा क्या चीज़ें हुई, अब देखिए। जब मोदी जी वहाँ पहुँचते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात में, तो इस यात्रा के दौरान इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, भारत में एक कंपनी है, उसका क्या नाम है? इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात की कंपनी है, इनके बीच में सामरिक पेट्रोलियम भंडार में सहयोग पर समझौता हुआ। अब ये सामरिक पेट्रोलियम भंडार क्या है? स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व। आप ध्यान से देखना, कंपनी का नाम भी इसी के आधार पे बना है, स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड। तो स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या होते हैं, आगे की लाइन जरा समझिए फिर बताते हैं। जिसमें भारत में 30 मिलियन बैरल तक कच्चे तेल के भंडारण कहाँ कहाँ पर? विशाखापत्तनम और चांदीखोल में स्टोर किए जाएंगे। तो आप ध्यान से समझना, जो ये स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व होते हैं, ये जो अंडरग्राउंड रॉक कैबन्स हैं, जहाँ पर इनको हम कह सकते हैं कि भूमिगत चट्टानी गुफाएं हैं, यहाँ पर पेट्रोल या डीजल नहीं बल्कि क्या, क्रूड ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं, वो क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल या डीजल को नहीं। फिर इस क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में भेज करके वहाँ से पेट्रोल डीजल ये सब चीज़ें सेपरेट कर लिया जाता है। अब ध्यान से देखिए, हमारे देश में स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व कहाँ कहाँ पर है, ये रिजर्व क्यों बनाए जाते हैं? ताकि आपातकालीन स्थिति में हम इस क्रूड ऑयल को यूज़ कर सकें। इन केस, जैसे अभी आपने देखा कि पश्चिम एशिया में कितना ज़्यादा इसराइल, ईरान और अमेरिका के मध्य तनाव बना हुआ था, जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को हुई। मान लीजिए ये लड़ाई और भीषण होती, ये लड़ाई और लंबे समय तक खिंचती और क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में बाधा पहुंचती, तो क्या होता? तो हम इन्हीं पेट्रोलियम रिजर्व से क्रूड ऑयल को निकालते और उनको अपने रिफाइनरी में भेजते। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई? तो ध्यान से देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, ये है चांदी खोल। चांदी खोल, विशाखापत्तनम, पादुर और मैंगलोर। ठीक है, इन जगहों पर हमारे पेट्रोलियम, स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए गए हैं। अब इनमें ध्यान से देखना कौन कौन संचालित हैं और कौन अभी तक संचालित नहीं हुए हैं। तो आप जान रहे हैं कि यह है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, ये संचालित है। मैंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक में, ये भी संचालित है। पादुर कहाँ है? कर्नाटक में, ये भी संचालित है। इसके बाद जो दो बच गए हैं, जो दो बच रहे हैं, वो कौन कौन से हैं? वो है चांदीखोल और पादुर टू। ध्यान से देखिए, यह है चांदीखोल का फेज 2 है, अभी बन रहा है। और पादुर टू कर्नाटक में, ये भी संचालित नहीं है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो चांदीखोल उड़ीसा और पादुर टू कर्नाटका, यहाँ पर हमारी स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए गए हैं। एक बार फिर से मैप देखना। देखो, समझौता हुआ है वो ठीक है, लेकिन ये क्या चीज़ें, क्या समझौता हुआ है, इंडिया से उसका क्या कनेक्शन है, क्या रोल है, उसे भी तो हमें समझना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, चांदीखोल, विशाखापत्तनम, पादुर और मैंगलोर। चांदीखोल उड़ीसा, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, पादुर और मैंगलोर कर्नाटक में, इन तीन जगहों पर हमारी स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए गए हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें और हम देख सकते हैं अबू धाबी या यूनाइटेड अरब अमीरात से। फ़िलहाल इतनी चीज़ें ध्यान रखना है। यूएई ने एक चीज़ और कहा है कि हम भारत में 5 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं नीदरलैंड की यात्रा पर। नीदरलैंड में क्या हुआ? अब हम नीदरलैंड पहुंचते हैं।
नीदरलैंड की जो यात्रा रही है मोदी जी की, ये दूसरी यात्रा है। जब 2017 के बाद ये प्रधानमंत्री की, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की यह दूसरी नीदरलैंड यात्रा है। डच प्राइम मिनिस्टर कौन है? रॉब जेटिन। रॉब जेटिन से उन्होंने मुलाकात किया, साथ ही वहाँ के किंग विलियम अलेक्जेंडर और वहाँ की क्वीन मैक्सिमा से भी उन्होंने मुलाकात किया है। ठीक है। नीदरलैंड से हमारा बहुत कुछ खास उस तरीके से एग्रीमेंट नहीं हुआ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहे, याद करने लायक चीज़ें रहें। लेकिन इनके प्राइम मिनिस्टर का नाम ज़रूर याद रखना, रॉब जेटिन। यहाँ पर देख सकते हैं मोदी जी ने एक बांध का दौरा किया है, उसका नाम क्या है? अपस्लाउट डाइक। अपस्लाउट डाइक। दोनों लोग गए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और डच प्राइम मिनिस्टर, दोनों लोगों ने इस बांध का दौरा किया था। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है, वो ये है कि पश्चिमी त्रिपुरा में, कहाँ पर? पश्चिमी त्रिपुरा में एक फूलों के लिए और दूसरा बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, क्या? इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का निर्णय लिया गया है। कहाँ पर? पश्चिमी त्रिपुरा में फूलों के लिए और बेंगलुरु में किस चीज़ के लिए? डेयरी प्रशिक्षण के लिए। उसका नाम क्या होगा? इंडो। इंडो मतलब इंडिया, डच का मतलब क्या हो गया? नीदरलैंड, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। अब हम चलेंगे। हाँ, एक चीज़ और इस पॉइंट में देख सकते हैं, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा यूनिवर्सिटी और ग्रोनिंगन यूनिवर्सिटी के बीच में एमओयू, मतलब एक तरीके से समझौता हुआ। जो हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी है बिहार, और ग्रोनिंगन यूनिवर्सिटी बिहार पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि अभी बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी का किससे एमओयू साइन हुआ है उच्च शिक्षा के लिए, तो ये है नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी। इतनी बात क्लियर। अब चलते हैं स्वीडन यात्रा। अब प्रधानमंत्री मोदी जी 17 से 18 मई के बीच में स्वीडन की यात्रा पर रहे हैं। स्वीडन की यात्रा में क्या हुआ? वहाँ के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन, क्या नाम है उनका? उल्फ क्रिस्टर्सन, इनका निमंत्रण था, तो इन्होंने गोथेनबर्ग का दौरा किया। इस गोथेनबर्ग के दौरे के समय वहाँ पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर, क्या नाम है इनका? उर्सुला वॉन डेर, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर, के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री में मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के रूप में भी शामिल हुए हैं। ठीक। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, स्वीडन में प्रधानमंत्री मोदी जी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया, और ये ऐसा सम्मान पाने वाले पहले एशियाई नेता हैं। एशिया के किसी भी लीडर को स्वीडन के इस सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया है। तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री मोदी जी को नाम एक बार ध्यान से देख लेना फिर से, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस। पोलर स्टार से याद रख सकते हो, ट्रिक थोड़ा सा बना लो। पोलर मीन्स क्या होता है? ध्रुव, ध्रुव की ओर। और जो स्वीडन को मैप पर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो पोलर के, नॉर्थ पोल के नज़दीक में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसके बाद वो कहाँ जाते हैं? नॉर्वे की यात्रा पर। नॉर्वे की यात्रा, और यहीं पर होता है तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। पिछले 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली नॉर्वे यात्रा थी। ठीक है, तो नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टॉर और वहाँ के किंग हेरोल्ड फाइव और वहाँ की क्वीन सोंजा सभी से मुलाकात किया। प्राइम मिनिस्टर का नाम जरूर याद रखना, जोनास गहर स्टॉर। ठीक है। मोदी जी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को एड्रेस भी किया था, लेकिन ये एड्रेस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि यहाँ पर भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन है। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। ठीक, इसमें क्या हुआ है जरा ध्यान से देखना। ये जो नॉर्डिक शिखर सम्मेलन है, ये 19 मई 2026 को कहाँ पर हुआ? ओस्लो में। किस नंबर का था? तीसरा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी थे। इसके अलावा नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन, कितनी कंट्रीज हैं? 1 2 3 4 5। और आप जानते हैं कि ये वो देश हैं जिन्हें हम नॉर्डिक कंट्रीज के नाम से भी जानते हैं। इन देशों के प्रधानमंत्री और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया।
ठीक है, तो ये हुआ हमारा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन। इसके अलावा ये तो तीसरा था नार्डिक शिखर सम्मेलन। चौथा कहाँ पर होगा? फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में होगा। तो ध्यान रखना, तीसरा हुआ था ओस्लो में और चौथा होगा हेलसिंकी, जो कि फिनलैंड की राजधानी है। इतनी सी बात क्लियर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इटली की यात्रा। इटली की यात्रा तो काफ़ी फेमस रही है, आप लोगों ने भी देखा होगा न्यूज़ में। इटली की यात्रा इनकी लास्ट यात्रा रही 19-20 मई 2026 के मध्य रोम का इन्होंने दौरा किया। वहाँ पर इटली के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात किया, सर्जियो मैट्रेला से। और ध्यान रखना, जो इटली की कैपिटल है रोम, वहाँ पर खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय भी है। और ये जो खाद्य और कृषि संगठन है, ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। क्लियर? यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रोम। उस मुख्यालय का भी इन्होंने दौरा किया है। उसी मुख्यालय में मोदी जी को FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकोला मेडल से भी सम्मानित किया गया है। इटली की प्राइम मिनिस्टर जो हैं जॉर्जिया मेलोनी, इनके साथ अक्सर मोदी जी का नाम जोड़ा जाता है। ठीक है, अभी एक टॉफ़ी वाला काफ़ी वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा हो तो। इनके मध्य में जो द्विपक्षीय वार्ता हुई, उसमें भारत और इटली के संबंधों को उन्नत करके विशेष रणनीतिक साझेदारी, स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया है। अब इंटरनेशनल रिलेशन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कई प्रकार के होते हैं। कुछ में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो गई, कुछ स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, एक स्टेप आगे हम उससे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो वो खैर मेंस का टॉपिक है, वो हम उसमें देखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, 2027 को भारत और इटली के बीच में संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है कि जो 2027 का साल होगा उसको इंडिया और इटली संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसके अलावा भारत में एक नवाचार केंद्र खोलने की बनाने की घोषणा की गई, जिसका नाम क्या होगा? इनोविट इंडिया। क्या नाम होगा? इनोविट इंडिया। IN मीन्स इंडिया और IT मीन्स इटली, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? इनोविट इंडिया बनाने की भी घोषणा की गई है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा मोदी जी की 5 देशों की यात्रा का वृत्तांत। ये टॉफ़ी वाला वीडियो जो वायरल हुआ था, आपने देखा हो। नेक्स्ट चलते हैं भारत में अपराध 2024। भारत में अपराध जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। 1953 से रिपोर्ट प्रकाशित होती आ रही है। इसमें क्या बताया गया है? इसका नाम 2024 क्यों है? तो ध्यान रखना, ये रिपोर्ट तो प्रकाशित हुई है मई 2026 में। कब? मई 2026 में। लेकिन इस रिपोर्ट में जो घटनाओं का जिक्र है वो 2024 के अपराधों के बारे में बताया गया है, इसीलिए इसका नाम है 2024 NCRB रिपोर्ट 2024। अब इसमें ध्यान से समझना क्या बताया गया कि 2024 में टोटल 58,85,867 संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए हैं। संज्ञेय अपराध क्या होते हैं? ध्यान रखना, अपराध दो प्रकार के होते हैं, कॉग्निजिबल, नॉन कॉग्निजिबल, संज्ञेय और असंज्ञेय। संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिनको पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, संज्ञेय अपराध कहलाते हैं। संज्ञेय अपराध, अब यहाँ से ध्यान से देखना, IPC और BNS, जो हमारा ब्रिटिश काल में बनाया गया कानून था उसको हम कहते हैं इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। लेकिन अब हमारे देश में IPC को समाप्त करके BNS लागू किया गया, भारतीय न्याय संहिता। तो IPC का जो लेटेस्ट वर्जन है, अपडेटेड वर्जन आप कह सकते हैं, या उसका इंडियन वर्जन कहिए, तो वो है BNS, भारतीय न्याय संहिता। और IPC का जगह BNS कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2024 को। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो ये तो संज्ञेय अपराध हैं जिनमें FIR वगैरह रजिस्टर हुई, 58,85,867। और इसी को देखना जरा ध्यान से कि 2023 में कितने संज्ञेय अपराध पंजीकृत किए गए थे? 2023 में पंजीकृत किए गए थे 62,41,569। तो कहने का मतलब है 2023 में जो संज्ञेय अपराध रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा थी और 2024 में कम हो गई। कितने परसेंट कम? 6%। कहने का मतलब भारत में 2023 के मुकाबले 2024 में संज्ञेय अपराध में 6% की लगभग कमी आई है। ठीक है,
इसी तरीके से आप प्रति लाख जनसंख्या पे निकालेंगे तो 2023 में ये 448.3 था और 2024 में कितना हो गया, 418.9 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, और इसमें महिलाओं के विरुद्ध अपराध और बच्चों के विरुद्ध अपराध में देखें तो महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध कुल अपराध आईपीसी और बीएनएस के अंतर्गत कुल अपराधों का कितना है, 8% है, जो कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हुआ है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मामले आए हैं इनके पति के द्वारा और उनके रिश्तेदारों के द्वारा, जो कि धारा बनती है 498A। इसी में डीपी एक्ट भी आ जाता है। डीपी एक्ट का मतलब दहेज प्रथा कानून, ठीक है। स्पेशली इसमें 4/10 कानून लगता है दहेज मांगना, और 10 में जो डीपी एक्ट का है उसमें सजा का प्रावधान किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। हत्या के मामले भी दर्ज किए गए। हत्या के मामले हालांकि 2023 के मुकाबले 2.4% कम रहे हैं। देखिए, इसका मैंने पूरी रिपोर्ट का एक मैं चार्ट बना दिया हूँ, उसको आप देखिए। देखिए, एनसीआरबी रिपोर्ट। एनसीआरबी की स्थापना कब हुई? 1986 में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और जो एनसीआरबी संस्था है वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है। गृह मंत्रालय मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। रिपोर्ट ये जारी किया। कुल अपराधों में 6% की कमी आई। एरो डाउन है ना, ध्यान से देखना। ये एरो डाउन का मतलब क्या है कि अपराध में कमी आई। अपराध दर क्या है? 418.9 प्रति लाख। साइबर क्राइम में ध्यान से देखना, 17.9% की वृद्धि। ये तो 2024 में है, अभी 2026-27 वाली रिपोर्ट आने दीजिए। 2026 में तो साइबर क्राइम एकदम चरम पर है ना इस समय, क्योंकि हर हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है। लेकिन डिजिटल लिटरेसी रेट हमारे यहाँ बहुत कम है। लोग किसी भी लिंक पे क्लिक कर देते हैं, पैसे के लालच में कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे वो कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं और वो अपनी मेहनत की कमाई, गाढ़ी कमाई को साइबर हैकर्स या साइबर अपराध में ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 73% जो साइबर फ्रॉड हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं। साइबर अपराध ऑनलाइन फ्रॉड के तहत हो रहे हैं। महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हैं उनमें 1.5% की लगभग कमी आई है। प्रमुख अपराध पति रिश्तेदार के द्वारा क्रूरता से हुए हैं। बच्चों के विरुद्ध अपराध में 5.9% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध, जो हमारे 60+ उम्र के लोग हैं जिनको हम वरिष्ठ नागरिक कहते हैं, उनके विरुद्ध जो अपराध है उसमें 16.9% की ग्रोथ देखने को मिली है। देखिए, ये सब आप सोसाइटी में पढ़ेंगे, इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस वाले टॉपिक में। ठीक है, कि ऐसा क्यों है कि जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनके विरुद्ध अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है। शेड्यूल्ड कास्ट के विरुद्ध अपराध में 3.6% की कमी आई है और एसटी के विरुद्ध अपराध में 23.1% की कमी देखने को मिली है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझना, साइबर क्राइम 17.9% बढ़ा है 2023 के मुकाबले 2024 में। 2025 में और बढ़ के आएगा, 2026 में और ज़्यादा बढ़ के आएगा। अब आप समझ लीजिए कि साइबर फ्रॉड कितने प्रकार से होते हैं हमारे समाज में। आप ध्यान से देखना, हम लोग अक्सर हर तरीके से साइबर फ्रॉड, हमें कोई फ़ोन करता है, हमें डराता धमका। पहले तो बहुत आसान तरीका था कि बैंक से अपनी केवाईसी करा लो, ओटीपी बता देना, ओटीपी हमसे पूछ लिया, हो गया। फिर क्या हुआ, लिंक भेजना स्टार्ट कर दिया। लिंक भेज करके उन्होंने हमसे, बस जैसे ही हमने किसी लिंक पे क्लिक किया वो किसी दूसरी साइट पे हमें ले गए। वहाँ से उन्होंने हमारे पूरे मोबाइल का एक्सेस ले लिया और फिर उन्होंने सारा चीज़, बैंक अकाउंट पूरा खाली कर दिया। फिर उन्होंने एक नया तरीका निकाला। उस नए तरीके में क्या था कि आपको व्हाट्सएप पर एक शादी का निमंत्रण कार्ड या आरटीओ चालान नाम से कोई ऐप भेज दिया। आपने उस ऐप को जैसे इंस्टॉल किया, सारा एक्सेस उसके पास पहुंच गया। ठीक है, तो ये नए नए तरीके वो निकालते रहते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखें तो टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम आपसे पूछ सकता है। फिशिंग क्या होता है? धोखाधड़ी करके फर्जी ईमेल मैसेज के जरिए आपकी निजी जानकारी को चुराना। रैंसमवेयर, यहाँ पर मेलवेयर देखिए, तो मेलवेयर का फुल फॉर्म क्या होता है? मलेशियस सॉफ्टवेयर। तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके डिवाइस को नुकसान पहुंचाते हैं, आपकी जानकारी को चुराते हैं, जैसे वायरस, ट्रोजन हॉर्स,
स्पाईवेयर, ये सब ऐप इंस्टॉल कर दिया जाता है। रैंसमवेयर, इसका नाम ही है रैंसमवेयर। तो इसमें क्या होता है, आपके सिस्टम को लॉक कर दिया जाता है और उसके बदले में उसको अनलॉक करने के लिए आपसे फिरौती की मांग की जाती है। आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब आपकी पहचान को चुराना, मतलब आपकी पर्सनल जानकारी को चुराना, आधार नंबर, पैन नंबर, बैंक डिटेल, उसका गलत यूज़ करना। ऑनलाइन फ्रॉड, तो शॉपिंग में, इन्वेस्टमेंट में, लॉटरी या नकली ऑफर दे करके लोगों से पैसे ठगा जाता है। ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग, लोगों को बहला फुसला करके। इसके अलावा डिनायल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो सकता है। सर्वर पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक भेज दिया जाता है कि वो सर्वर पूरी तरीके से डाउन हो जाता है, तो वो डिनायल ऑफ सर्विस कहलाता है। DOS, डेटा ब्रीच। डेटा ब्रीच का मतलब क्या होता है कि उस वेबसाइट की सुरक्षा में ही सेंध लगा करके उनकी जानकारी को चुरा लेना। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है उसे कहते हैं हम साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति की गतिविधि पर ऑनलाइन नज़र रखना, है ना। आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कोई बहुत ज़्यादा आपकी आईडी को देखता है, वॉच करता है ना, और फिर उस पे वो परेशान करना, धमकाना या पीछा करना। इसके अलावा चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बच्चों के अश्लील चित्र वीडियो बनाना या उसको शेयर करना, इंटरनेट पर फैलाना, ये सब भी साइबर क्राइम में आते हैं। बचने का सबसे आसान तरीका होता है, किसी भी अननोन लिंक पे कभी भी क्लिक मत करें, लालच में बिल्कुल भी नहीं आना है। अपने घर में भी लोगों को बताना है कि किसी की कॉल से डरना नहीं है कि आप मोबाइल पे ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, अगर आप नहीं हमें पैसे भेजेंगे तो आपके खिलाफ FIR हो जाएगा, आप अरेस्ट हो जाएंगे। तो उन सब से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन केस कोई व्यक्ति अपने अकाउंट से पैसे किसी को भेज देता है तो तत्काल 1930 डायल करके उस पैसे को, जो पैसा भेजा गया है, उसको हमें होल्ड कराना है। 1930 डायल करेंगे, पूरी डिटेल उन्हें बताएंगे। अगर उस पर्सन ने जिसने आपके साथ फ्रॉड किया उस पैसे को नहीं निकाला है तो वो पैसा आपका होल्ड हो जाएगा, बाद में आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आप 1930 पे कॉल नहीं करेंगे और उस व्यक्ति ने पैसे निकाल लिए तो फिर पैसा मिलना थोड़ा सा टफ काम हो जाता है। ठीक है, होल्ड हो जाता है तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। असम ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। ये असम सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 प्रस्तुत किया है। आप जानते हैं कि हमारे देश में आपराधिक मामलों में सभी के लिए समान कानून है। आपराधिक मामलों का मतलब किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया, अब वो चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप किस धर्म के व्यक्ति हैं। आपराधिक मामलों में जो सज़ा हिंदू धर्म के व्यक्ति के लिए मिलेगी वही बाकी धर्म के व्यक्तियों के लिए भी मिलेगी। धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, किसी भी आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा आपराधिक मामले में। लेकिन व्यक्तिगत मामलों में, व्यक्तिगत मामले कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे विवाह है, तलाक है, उत्तराधिकार है, विरासत है, लिव इन रिलेशन है, ये व्यक्तिगत मामले होते हैं। इन सब मामलों में हमारे देश में अलग कानून बनाए गए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हिंदुओं के लिए हिंदू शब्द में आज बौद्ध, जैन और सिख भी आते हैं। मुस्लिमों के लिए मुस्लिम व्यक्तिगत कानून है, ईसाई व्यक्तिगत कानून है, पारसी व्यक्तिगत कानून बनाए गए हैं। तो इस तरीके से जो भारत में अगर देखें तो हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, इन्हें छोड़ करके अन्य लोगों के लिए व्यक्तिगत कानून भी बनाए गए हैं। इस आधार पर कहा जाता है कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। इसीलिए हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है। तो असम के निवासियों पर विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, विरासत, लिव इन रिलेशनशिप, इन सब को इक्वली बराबर तौर पे लागू करने के लिए एक समान नागरिक ढांचा प्रस्तावित किया है। ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है, असम में जो अनुसूचित जनजातियां हैं उन पर यह कानून लागू नहीं होता है। उन्हें अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए उन्हें इस दायरे से बाहर रखा गया है। और यहाँ जो छूट है वो हमारे संविधान की आर्टिकल 366 का 25 क्लॉज और अनुच्छेद 342 इसके तहत दिया गया है। ठीक है। ध्यान से देखना यहाँ पर इस विधेयक में क्या एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि विवाह के लिए एक पत्नीवाद या एक पत्नीत्व, जिसको हम मोनोगैमी कहते हैं,
इसका मूल नियम क्या होगा कि प्रत्येक या किसी व्यक्ति के लिए एक समय में एक ही वैध विवाह मान्य होगा। एक समय में एक ही वैध विवाह मान्य होगा, और लड़के के लिए शादी की उम्र 21 साल होगी और महिला के लिए कितनी होगी, 18 वर्ष होगी। इतनी बात समझ में आ गई। इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि विवाह के 60 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन करना होगा, कराना होगा। लिव इन रिलेशनशिप में भी कोई अगर रह रहा है तो उसके बारे में भी सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन बस ठीक है, और इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। आगे चलते हैं। भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली नीति आयोग की रिपोर्ट। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है आप जानते हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल, जो कि ये पहले प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, योजना आयोग के नाम से। योजना आयोग की ही उत्तरवर्ती संस्था है नीति आयोग। इसने अपने एक रिपोर्ट पब्लिश किया, इसका नाम क्या है? स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी इन्हेंसमेंट। ठीक है। इस रिपोर्ट में तो बहुत सारी बातें बताई गई है, लेकिन मुझे अभी तक इसमें ऐसा कुछ लगा नहीं कि जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें देख सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार जो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एसए में या पेपर 2 में यूज हो सकता है। कुल स्कूली नामांकन 2014-15 में कितना था? 26.95 करोड़ था, जो कि 2024-25 में घट करके 24.69 करोड़ हो गया। इसका सीधा सा मतलब है कि 10 साल में जो स्कूल में टोटल नामांकन है, इनरोलमेंट है, उसकी संख्या में कमी आई है। और ये कमी क्यों हुई है? जनसांख्यिकी परिवर्तन, स्पेशली इसमें क्या है, जो हमारी प्रजनन दर घट रही है। अब लोग दो बच्चे, एक बच्चे पैदा करना पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा जो जहाँ पर कम इनरोलमेंट था उन विद्यालयों को मर्ज भी कर दिया गया। और सबसे ज़्यादा उच्च कक्षाओं में बच्चों को बनाए रखने की चुनौती। कई फैमिली ऐसी होती है जो प्राइमरी या अपर प्राइमरी तक तो बच्चों को पढ़ा देती है, लेकिन हायर एजुकेशन में उनका एडमिशन नहीं कराती है। एक चीज़ और यहाँ डेटा ध्यान रखना कि हमारे देश में जो टोटल इनरोलमेंट है उसका 49.25% ये कहाँ पर है? सरकारी विद्यालयों में इनरोलमेंट है, जो कि 2014-15 में यह 54% था, 54.3% था, और ये घट के कितना हो गया? 49.25% है। तो मतलब सीधा है कि प्राइवेट स्कूलों में, कॉलेज में आज जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को भेजना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, और इसमें बहुत ख़ास याद रखने वाली चीज़ नहीं है। जो हमारे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी हैं उनके इनरोलमेंट में काफ़ी ज़्यादा सुधारजनक या सुधार देखने को मिल रहा है कि उच्च प्राथमिक में विद्यालयों में 89.97% से बढ़ के कितना हो गया 2024-25 में 99.5% अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों का नामांकन है उच्च प्राथमिक विद्यालय में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के बारे में है। दो अन्य सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी। जो ये दो अन्य सेमीकंडक्टर परियोजनाएं हैं इनको मंजूरी दी गई है एक केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। ध्यान रखना ये दोनों ही परियोजनाएं कहाँ पर हैं? गुजरात में। सेमीकंडक्टर जानते हैं आज की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। पहले की जो टीवी आपने देखी है वो टीवी पीछे से कितनी बड़ी होती थी, लेकिन आज आपके घर में कैसी टीवी होगी? बहुत ही पतली स्लिम ट्रिम टीवी होगी। आप टैबलेट यूज़ कर रहे होंगे, मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे, सब कितने पतले होते जा रहे हैं। ये सब किसका कमाल है? ये सब सेमी कंडक्टर का कमाल है। ठीक है। और सेमी कंडक्टर के टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको महारत हासिल है। भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसीलिए इंडिया काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस टेक्नोलॉजी पे कर रहा है। तो दो नई यहाँ पर आप देख रहे हैं सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। दोनों कहाँ पर हैं? गुजरात में। लोकेशन याद रखना बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। एक है गुजरात के धोलेरा में और दूसरी है गुजरात के सूरत में। कहाँ पर? दूसरी कहाँ है? गुजरात के सूरत में। हाँ, अभी हमने नीति आयोग की जो रिपोर्ट देखी है, नीति आयोग की रिपोर्ट के बारे में थोड़ी सी और चीज़ें आप देख सकते हैं कि नीति आयोग और कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है। एक है, देखो, SDG इंडिया इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स। इसमें क्या बताया जाता है कि कौन सा राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने की दिशा में कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।
राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, स्टेट हेल्थ इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स। इन सभी के बारे में हम बात भी करेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? नीति आयोग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा विकसित भारत 2047, ये किसकी रिपोर्ट है? ये भी नीति आयोग के द्वारा। नेट जीरो उत्सर्जन रोड मैप, ये भी रोड मैप किसने तैयार किया है? नीति आयोग ने। इसके अलावा कुछ इसके और भी क्षेत्र विशिष्ट प्रकाशन हैं, जैसे स्कूल शिक्षा रोड मैप, स्कूल शिक्षा रोड मैप, पर्यटन नीति सुधार, ये सभी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं विस्तृत लेखा जोखा, ये नीति आयोग के द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं कि गुजरात में ही दोनों सेमीकंडक्टर परियोजनाएं हैं। एक हो गई सूरत में और दूसरी हो गई कहाँ पर? धोलेरा में। ठीक है, यह है सेमीकंडक्टर परियोजना। इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट यहाँ पर आप देख लो, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ पर है? भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट ये जो है, ये गुजरात के धोलेरा में टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के लिए एक सेज अधिसूचित किया गया है। ठीक है, ये भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है। सेज का मतलब क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर सरकार के द्वारा उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा रियायतें दी जाती है, टैक्स में, इन्वेस्टमेंट में खूब सब्सिडी भी दी जाती है, टैक्स छूट दिया जाता है, एक्सपोर्ट के लिए उस पर कोई भी शुल्क नहीं लगाया जाता है, तो उसको एक इकोनॉमिक जोन बना दिया जाता है। ठीक है, फैब का अर्थ क्या होता है? यहाँ असेंबली और पैकेजिंग से अलग एक अत्यंत पूंजी गहन इकाई है, कैपिटल इंटेंसिव यूनिट है। ठीक है, तो जहाँ पर चिप का निर्माण किया जाता है। तो ध्यान रखना ये कहाँ पर है? तो ये है सूरत में, गुजरात के धोलेरा में। याद रहेगा? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण चरण तृतीय की घोषणा किया। भारत निर्वाचन आयोग ने 14 मई 2026 को विशेष गहन पुनरीक्षण SIR, खूब सुना होगा नाम ये, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ध्यान रखना एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि विशेष गहन पुनरीक्षण क्या है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का चरण 3 को लागू करने का निर्देश दिया है। और जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, इसका मतलब क्या होता है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मतलब है, देखिए यहाँ डिटेल दिया गया है कि जो बूथ स्तर के अधिकारी हैं, जिनको हम BLO कहते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर हैं, ये घर घर जा कर के मतदाताओं के विवरण का सत्यापन करते हैं। देखो एक और शब्द है जिसको हम कहते हैं विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, स्पेशल समरी रिवीजन। इसमें क्या होता है? इसमें नाम जोड़ना, घटाना, सुधारना, ये सब होता है। लेकिन जो SIR है उसमें पूरी लिस्ट को ही नए सिरे से जांचने और उसको अपडेट करने का काम किया जाता है। ठीक है, SIR अपने आप में जो SR है उससे व्यापक है, क्योंकि SIR में पूरी सूची को ही एक तरीके से पूरी तरीके से जांच किया जाता है। उसमें क्या चीज़ें, कौन, नाम जोड़ना, हटाना, ये सब चीज़ें तो है ही, उससे आगे बढ़ कर के भी चीज़ें की जाती हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा SIR के बारे में। शॉर्ट, बहुत छोटी सी चीज़ रही है लेकिन इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इस संबंध में जो चुनाव आयोग है उसको ये सब पावर कहाँ से मिलती है कि वो वोटर लिस्ट को अपडेट करे? तो इसको पावर मिलती है निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 का नियम है 25। ठीक है, नियम 25 में लिखा है कि धारा 21(3) के अंतर्गत आयोग को नामावली मतलब वोटर लिस्ट को गहन, संक्षिप्त या आंशिक रूप से दोनों ढंग से पुनरीक्षित करने की अनुमति देता है। इसके अलावा हमारे संविधान का आर्टिकल 324 324, इसके अलावा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) और निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 है। 324 क्या कहता है हमारे संविधान का?
कि निर्वाचन आयोग को चुनाव और निर्वाचक नामावलियों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान है। 326 में क्या है? 18 वर्ष से उससे अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक यदि कानून के द्वारा उसे योग्य नहीं ठहराया गया है तो मतदाता के रूप में पंजीकरण करने का अधिकारी होगा। मतलब 18 वर्ष से अधिक का व्यक्ति अपना वोटर लिस्ट में नाम ऐड करा सकता है। ठीक है, तो ये वो सेक्शंस हैं जहाँ से चुनाव आयोग को ये पावर मिलती है। नेक्स्ट है बीसीसीआई आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकरण नहीं है। आरटीआई अधिनियम क्या होता है आप जानते हैं? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया था? 2005 में। इस एक्ट के तहत आप किसी भी लोक प्राधिकरण से कोई भी सूचना मांग सकते हैं। हालांकि उसके कुछ नियम भी हैं, पूरी डिटेल हम नहीं जाएंगे, ये आपका मेंस का टॉपिक हो जाता है आरटीआई। ठीक है, तो किसी ने सूचना मांगी होगी बीसीसीआई से, तो बीसीसीआई ने कह दिया कि हम लोक प्राधिकरण में नहीं आते, इसलिए हम आरटीआई के दायरे से बाहर हैं। बस, इसके अलावा और आपको कुछ याद नहीं रखना है। बीसीसीआई तो आप जान रहे हैं ना, ये भारत की क्रिकेट एजेंसी है। कपास उत्पादकता मिशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कपास के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए और भारत की कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए इस कपास उत्पादकता मिशन को लागू किया है। कब तक? 2026 से लेकर के 2031 तक के लिए लागू किया जाएगा। इसका मुख्य पर्पस क्या है? मुख्य पर्पस क्या है कि इंडिया ग्लोबल मार्केट में कम्पिटिट करे, फाइट करे। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये जो मिशन है भारत के 5F विज़न के अनुरूप है। 5F का मतलब क्या है? फॉर्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। मतलब खेत में ये हमारा कपास है, कपास से हम फाइबर बनाएंगे, उस फाइबर को फैक्ट्री तक पहुंचाएंगे, फैक्ट्री में कपड़ा बनेगा, फैशन, और फैशन को हम यहाँ पर एक्सपोर्ट भी करेंगे, फॉरेन तक भी पहुँचाएंगे। ठीक है, मतलब खेत से रेशा, रेशा से कारखाना, कारखाने से फैशन और फैशन से विदेश तक। अब ये जो मिशन है इसको लॉन्च करने वाले, क्रियान्वयन करने वाले विभाग कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, इसमें 2 विभाग इंक्लूड हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्रियान्वयन कौन करेगा? क्रियान्वयन किया जाएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे मिशन को कौन क्रियान्वित करेगा? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सिक्किम भारत की पहली कागज रहित, वेट कटने, हाँ, सिक्किम भारत की पहली कागज रहित राज्य न्यायपालिका बन गई है। सिक्किम हमारे देश का एक राज्य है। यहाँ पर लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक पूरी न्यायपालिका पेपर लेस हो चुकी है। यहाँ पर सारा काम कैसे होगा? हर काम ऑनलाइन होगा। आपको कोर्ट में कोई भी एप्लीकेशन देना है, आप ऑनलाइन देंगे। आपको कोई चीज़ें देखनी है, अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है, आपको वहाँ कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। यह घोषणा किसने किया? भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके द्वारा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान किया गया था, जिसमें सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी सम्मानित अतिथि के रूप में उस समय उपस्थित थे। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने वन केस वन डेटा और सुसहायक का शुभारंभ किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सिक्किम पूरी तरीके से जुडिशरी के मामले में डिस्टाइज हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट के क्यों ना किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वन केस वन डेटा, आपका कोई मामला है, एक केस है, तो उसके लिए पूरा एक डेटा होगा। लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक क्या क्या उसमें प्रोग्रेस हुई है, उस केस नंबर से पूरा पता चल जाएगा। इसी को कहा जाता है वन केस वन डेटा। और सुसहायक क्या है? एक चैटबोट है। चैटबोट क्या होता है? आजकल आप देख रहे होंगे कई चैटबोट हैं। अगर आप SBI का ऐप चलाते होंगे तो उसमें भी सिया करके आती है। IRCTC चलाते होंगे, शायद सिया वहाँ आती है। एक में दिशा, कहीं सिया। गूगल चलाएंगे या फिर व्हाट्सएप पर भी चलाएंगे तो वहाँ पर भी एक चैटबोट मिलेगा। तो ये जो सुसहायक है ये भी एक चैटबोट
है। जनरली आप फ्लिपकार्ट वगैरह से जो शॉपिंग करते हैं, फिर कोई कंप्लेन रजिस्टर करते हैं, तो उस पर जो बातचीत होती है वो चैटबोट से आपकी बात हो रही होती है। वो एक रटा रटाया सा जवाब वो देता है आपको। ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने वन केस वन डेटा और सुसहाय का शुभारंभ किया है। ये डिजिटल पहल है। इनका पर्पस क्या है कि जो हमारे केस हैं उनको मैनेजमेंट करने में डिजिटल चीज़ों का यूज़ करना, और जो जुडिशरी की सर्विसेज हैं उनको आम जनता तक अधिक आसानी से पहुंचाना। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। सुसहायक क्या है? एक चैट बोट है, याद रखना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सम्मान कानून के अंतर्गत वंदे मातरम। देखो, मैं वो चीज़ें आपको बताता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। आप लाइन बाय लाइन चीज़ों को पढ़ेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, और एग्ज़ाम में भी आप सोचेंगे कि ये तो काम की नहीं थी, क्यों मैंने इस पर अपना टाइम खराब किया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय सम्मान कानून के अंतर्गत वंदे मातरम। आप हमारे देश में आप जानते हैं कानून है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम। कब बना था? 1971 में। इसमें संशोधन किया गया। संशोधन क्या किया गया था? संशोधन ये है कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसके अपमान या उसके गायन में बाधा पहुंचाना क्या हो जाएगा? अब दंडनीय अपराध हो जाएगा। आप देखते होंगे अक्सर लोग राष्ट्रगान हो रहा तो भी बैठे हैं, खड़े नहीं होते हैं। जिनको कोई समस्या है वो अलग चीज़ है। इसी तरह राष्ट्रगीत का भी कई जगहों पर अपमान देखा गया। इसलिए सरकार ने कानून में ही संशोधन कर दिया। कौन सा कानून? राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में। इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर जानबूझकर राष्ट्रगीत का अपमान करता है या उसके गायन में बाधा पहुंचाता है तो यह एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। वर्तमान अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय गान के गायन को जानबूझकर रोकना या ऐसे गायन में संलग्न सभा में व्यवधान उत्पन्न करना 3 साल तक कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय है। ध्यान रखना, धारा 3 में केवल राष्ट्रगान के बारे में बात किया गया है, राष्ट्रगीत के बारे में नहीं। अब इसमें राष्ट्रगीत को भी ऐड किया जाएगा। ठीक है। इसमें एक प्रोटोकॉल भी जारी किया गया है। प्रोटोकॉल क्या जारी किया गया है कि वंदे मातरम को निर्दिष्ट अवसरों पर बजाया या गाया जाएगा। क्लियर? जब राष्ट्रीय गीत गाया या बजाया जाए तो सावधान मुद्रा में सभी को खड़ा होना चाहिए। राष्ट्रगान के समय आप देखते हैं कि सावधान मुद्रा में हम लोग खड़े होते हैं, लेकिन जब राष्ट्रगीत भी अब बजाया जाएगा या गाया जाएगा तो भी सभी को सावधान मुद्रा में खड़ा होना है। अगर कहीं पर राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों गाए या बजाए जाते हैं तो राष्ट्रीय गीत पहले गाया या बजाया जाएगा, उसके बाद फिर राष्ट्रगान। आप ये भी जानते होंगे कि ये जो राष्ट्रीय गीत है इसको 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसकी रचना किया था। और इस रचना के 150 वर्ष पूरे हो गए 1 अक्टूबर 2025 को। इसीलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत पूरा होने के 150 वर्ष उसका जश्न मनाने का भी निर्णय लिया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना आनंद मठ है। आनंद मठ में ही इस वंदे मातरम का जिक्र किया गया है। और आप ये जानते होंगे कि जो वंदे मातरम है इसको कांग्रेस के किस सेशन में इसको गाया गया था? तो कांग्रेस के 1896 जो कि हुआ था कलकत्ता में, और यह 12वां वार्षिक अधिवेशन था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला एम सयानी। रहीमतुल्ला एम सयानी। और राष्ट्रगीत गाने का समय कितना है? 1 मिनट 9 सेकंड है। इतनी बातें क्लियर हो गई। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित आनंदमठ का पार्ट है। और 1896 कलकत्ता अधिवेशन जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां वार्षिक अधिवेशन है उसमें गाया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? रहीमतुल्ला एम शयानी ने किया था। ठीक है। और जो हमारा राष्ट्रगीत है उसको 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में अपनाया गया। राष्ट्रगान को भी अपनाया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस समय आप जानते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनके वक्तव्य में इसको बराबर का ही समान आदर सम्मान दर्जा देने की बात कही गई थी। ठीक है।
नेक्स्ट है पंचायत विकास सूचकांक। पंचायत विकास सूचकांक, इस सूचकांक को किसने जारी किया? तो ध्यान रखना, पंचायती राज मंत्रालय ने जारी किया है। इसमें कोई खास बात इतनी ज़्यादा नहीं है, बस इसको आप समझ लीजिए। पंचायती राज विकास सूचकांक में जो टॉप पर स्टेट है वो कौन सा स्टेट है? त्रिपुरा है। कौन सा? त्रिपुरा। सेकंड नंबर पे तेलंगाना, थर्ड पे आंध्र प्रदेश, फोर्थ पे उड़ीसा। तो दो तीन नाम याद रखना, त्रिपुरा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इस पूरे पंचायती विकास सूचकांक में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड को मार्च 2025 से बढ़ा करके 2028 तक जारी रखने को मंजूरी दे दिया है। इसका पर्पस क्या है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लगने वाले बाजार हैं, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, अस्पताल से बस्तियों को जोड़ने वाले रूट्स हैं और जो प्रमुख ग्रामीण संपर्क मार्ग हैं उनको और ज़्यादा सुदृढ़ करना। ठीक है, ये है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को शुरुआत कब किया गया था? 25 दिसंबर सन 2000। 25 दिसंबर सन 2000 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल। ये एक तरीके का बीमा है। जिस तरीके से इंसान अपना हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कराता है, उसी तरीके से आज की दुनिया में बहुत सारा इंश्योरेंस होता है। स्पेशली मौजूदा जो तनाव है, मध्य मिडिल ईस्ट में आप तनाव देखेंगे, लाल सागर के पास या हॉर्मुज स्ट्रेट के पास, ओमान की खाड़ी के पास, इन सब जगहों पर क्या होता है, कभी मिसाइल गिर गई, कोई बॉम्ब गिरा दिया, कोई कुछ कर दिया, या लुटेरे लूट लिए, तो जो उन जहाज़ों पर सामान लदा होता है उसका नुकसान का भरपाई कौन करेगा? इसी के लिए ये इंश्योरेंस करवाया जाता है। ठीक है, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इसको भूल जाओ, इस टॉपिक को ही भूल जाओ। नेक्स्ट चलते हैं, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल के लिए जननी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ। ये जननी क्या है? जननी एक प्लेटफॉर्म है। फुल फॉर्म क्या है? जर्नी ऑफ एंटीनटल, नटल एंड नियोनटल इंटीग्रेटेड केयर। ये एक ऐसा पोर्टल है कि प्रसव पूर्व से लेकर के बच्चे के जन्म होने के बाद तक की उसकी माँ और बच्चे दोनों के केयर करने के पूरे एक रूट मैप तैयार हो जाएगा और उसको ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म में देखिए, जर्नी ऑफ एंटीनटल, नटल एंड नियोनटल इंटीग्रेटेड केयर। इंटीग्रेटेड केयर का मतलब क्या है कि माँ को की भी केयर और बच्चे की भी केयर। ठीक है, देखिए, जननी मातृ और बाल स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक सेवा उन्मुख, सर्विस ओरिएंटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म क्या करेगा? प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव की तैयारी, प्रसव, प्रसवोत्तर देखभाल, नवजात देखभाल, गृह आधारित नवजात और छोटे बालक की देखभाल और परिवार नियोजन को कवर करता है। क्लियर है इतनी बात? तो जननी पोर्टल को याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है विधानसभा चुनाव परिणाम 2026। आप जानते हैं कि अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। किन किन राज्यों में? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। रिजल्ट से भी आप वाकिफ़ होंगे, तो चलिए जल्दी से रिजल्ट भी देख लेते हैं। ये है रिजल्ट। असम, असम में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी रही? बीजेपी। 126 सीटों में 82 सीटें मिली और मुख्यमंत्री कौन बने? हेमंत बिश्व शर्मा। केरला में आप देखेंगे तो सबसे बड़ा गठबंधन कांग्रेस के समर्थन में रहा, यूडीएफ, और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने? वीडी सतीशन। तमिलनाडु 234 सीटों के लिए सबसे बड़ी पार्टी टीवीके रही, और इनको तो जानते ही होंगे, साउथ इंडिया की आपने बहुत सी फिल्में भी देखी हो, तो थालापति विजय। पश्चिम बंगाल काफ़ी बड़ा फेरबदल रहा, 294 सीटों के लिए, और सबसे बड़ी पार्टी भाजपा रही। मुख्यमंत्री कौन बना? शुवेंदु अधिकारी। पुदुचेरी सबसे बड़ी पार्टी एआईएनआरसी, और इसके मुख्यमंत्री कौन बने? एन रंगा स्वामी। दिल्ली और पुदुचेरी दो ऐसे यूटीज़ हैं जहाँ पर विधानसभाएं हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है इन चीज़ों को। अब आप डिटेल में भी जाके पढ़ सकते हैं, हालांकि कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, इस चीज़ को पढ़ते समय आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें, इन चीज़ों को आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है
संविधान 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026। देखो ये जो टॉपिक है ना काफ़ी अच्छा है। इसमें मैं आपको पॉलिटी की भी कुछ चीज़ें बताऊंगा और संविधान से जुड़ी हुई चीज़ें, विशेष बहुमत के प्रकार, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है विशेष बहुमत में क्या आता है क्या नहीं आता है। इसके बाद एक टॉपिक है ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त के विरुद्ध प्रस्ताव। इन चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो वैसे भी मुझे लगता है लंबा हो रहा है। इसको हम पढ़ाने लगेंगे तो इसमें कम से कम 15-20 मिनट और लग जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हाँ, इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।